प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1451, फाइनल वार्निंग। जब झांग यी की आवाज जू झेंग तक पहुंची तो जू झेंग तुरंत गंभीर हो गया। तुम यकीनन मजाक नहीं कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। झांग यी का स्वर शांत लेकिन दृढ़ था। अगर हम प्रिंस एनलेट को रोकना चाहते हैं तो हमें अभी डेथ ऑफ लव को मोबिलाइज करना होगा, और मैं चाहता हूं कि यह अभी किया जाए। जू झेंग ने कुछ क्षण चुप रहकर सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि इसे लॉन्च करने का मतलब क्या है? ये एंटायर रीजनल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर यह स्ट्राइक सरफेस पर होगा तो 30 किलोमीटर के रेडियस में कुछ नहीं बचेगा। मुझे पता है, झांग यी ने जवाब दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि टारगेटिंग कोऑर्डिनेट्स को नैश किंगडम के सेंट्रल वॉल्ट के ऊपर लॉक किया जाए। मैं तुम्हें प्रिसाइज डेटा भेजता हूं। तुम चाहते हो कि इसे अंडरग्राउंड में लॉन्च किया जाए? जू झेंग ने चौंकते हुए कहा। हां, झांग यी ने पुष्टि की। वहां पर प्रिंस एनलेट अभी फाइट कर रहा है। अगर हम वेट करते हैं और वो सरफेस तक पहुंच गया तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कुछ सेकंड के लिए लाइन पर साइलेंस रहा। फिर जू झेंग ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं ऑथोराइज करता हूं। 3 मिनट में टारगेटिंग सैटेलाइट कैलिब्रेशन शुरू कर देंगे। झांग यी ने चैन की सांस ली। लेकिन ध्यान रखना, जू झेंग ने जोड़ा, इस स्ट्राइक में कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होगा। अगर कोई सिविलियन बचा है वहां, वो भी मरेगा। अब वहां सिविलियन नहीं बचे, झांग यी ने कहा। सिर्फ अनलेट और जो बचे हैं वो सब कॉम्बैटेंट्स हैं, और अगर अनलेट बचा रहा तो बाकी कोई नहीं बचेगा। लाइन कट गई। झांग यी ने सिर उठाकर सफेद आसमान की ओर देखा। स्नोफील्ड का वो खालीपन अब शांत नहीं था, वो एक उल्टी गिनती की तरह लग रहा था। उसने मुड़कर शैडो स्पेस में कम्युनिकेशन मॉड्यूल एक्टिवेट किया और म्यू येन को कांटेक्ट किया। म्यू येन, सुनो, 3 मिनट बाद गॉड ऑफ लव स्ट्राइक इनिशिएट होगा। सभी लोगों को इमीडिएटली सबसे निचले प्रोटेक्शन फील्ड में इवैक्यूएट करो। अंडरस्टूड, सर। म्यू येन की आवाज में अर्जेंसी थी, लेकिन पैनिक नहीं। झांग यी ने आखिरी बार डोम के नीचे की ओर देखा, जहां बेरियल मास्टर और अनलेट की लड़ाई हो रही थी। अब सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। चैप्टर 1452, दी अल्टीमेट वेपन। बेरियल मास्टर और प्रिंस एनलेट की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। दोनों की शक्तियां अब इतने हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी कि आसपास की स्पेस खुद डिस्टॉर्ट होने लगी थी। एनलेट की आंखों में तीनों प्यूपिल्स चमक रहे थे और उसके चारों ओर एक भयानक ब्लैक रेड ऑरा फैल रही थी। बेरियल मास्टर की ब्रीदिंग भी हैवी हो चुकी थी। उसका आर्मोर कई जगहों से क्रैक हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ठंडा डिटर्मिनेशन था। तुम मेरी किंगडम को नष्ट कर चुके हो, प्रिंस एनलेट ने गहरी आवाज में कहा। उसने खुद को तुम जैसे लोगों के हाथों गिरवी रख दिया था। बेरियल मास्टर ने जवाब दिया। उस किंगडम का अंत तय था। एनलेट ने दहाड़ते हुए हमला किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि एयर खुद जलने लगी। बेरियल मास्टर ने समय रहते बैरियर एक्टिवेट किया, लेकिन एनर्जी इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि वो पीछे फेंक दिया गया। उसी समय ऊपर की सतह पर सैटेलाइट ने टारगेटिंग सिग्नल को लॉक कर दिया। ब्लिजर्ड सिटी से लॉन्च कोड कंफर्म कर दिया गया। गॉड ऑफ लव स्ट्राइक की काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी। 00:02:59। झांग यी ने अपना सिग्नल बूस्टर ग्राउंड पर रखा और अपनी पोजीशन मार्क की। फिर उसने खुद को इवैक्यूएट जोन की तरफ शंट किया। नीचे म्यू येन और बाकी सोल्जर्स सब इवैक्यूएशन जोन में एंट्री ले चुके थे। सर, सभी सुरक्षित है। फाइनल सील एंगेज्ड है, म्यू येन ने रिपोर्ट दी। झांग यी ने सिर हिलाया और कोल्ड स्क्रीन पर उस ब्लिंकिंग डीओटी को देखा। एनलेट्स लोकेशन। बेरियल मास्टर जमीन पर गिरा पड़ा था और अनलेट उसके ऊपर खड़ा था। अब तुम मरोगे, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने फाइनल ब्लो उठाया, पूरे मंदिर में अचानक सफेद रोशनी भर गई। बेरियल मास्टर ने अपनी आंखें खोली। तुम्हारी हार यही तय हो चुकी है। गॉड ऑफ लव लॉन्च्ड। चैप्टर 1453, जजमेंट फ्रॉम द स्काई।
जैसे ही प्रिंस एनलेट ने अपना फाइनल स्ट्राइक उठाया, पूरे नैश किंगडम के ऊपर की स्काई सफेद रोशनी से भर गई। एक हल्की सी कंपन, फिर एक गूंज जैसी साउंड, और फिर सब कुछ थम सा गया। बैरियल मास्टर ने अनलेट की तरफ देखा। ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। आकाश से एक लाल एनर्जी बीम सीधे वॉल्ट के ऊपर गिरी। वो तेजी से एक्सेलरेट करती हुई नीचे जा रही थी। उसके चारों ओर की हवा जल रही थी। ये वही था गॉड ऑफ लव का लॉन्च। एनलेट ने ऊपर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। ये क्या है? उसने कहा। बीम ने सीधे उसे टारगेट किया। एनलेट ने तुरंत खुद के चारों ओर एनर्जी आर्मोर बना लिया और एक मैसिव ब्लैक शील्ड समन किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बीम ने कुछ ही सेकंड में उसकी सारी प्रोटेक्शन को पिघला दिया। फिर वो उसकी बॉडी से टकराई और पूरा स्काई एक गगनचुंबी वाइट एक्सप्लोजन में बदल गया। शॉकवेव इतनी जबरदस्त थी कि पूरा नैश किंगडम की धरती हिलने लगी। अंडरग्राउंड की सारी स्ट्रक्चर्स कोलैप्स होने लगी। प्रोटेक्शन डोम, टनल गेट्स सभी क्रम्बल हो गए। बैरियल मास्टर की बॉडी भी कई मीटर दूर फेंक दी गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। इवैक्यूएशन जोन में मौजूद झांगी और उसकी टीम ने ब्लास्ट के असर को महसूस किया। सील बैरियर एक पल को वाइब्रेट हुआ, फिर स्टेबलाइज हो गया। म्यू येन ने मॉनिटर की तरफ देखा। इंपैक्ट लेवल अभी भी बढ़ रहा है। झंग यी के फिक्स्ड मॉनिटर की सेंटर लाइट पर वो ब्लिंकिंग बंद हो गई थी। टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, उसने धीरे से कहा। चैप्टर 1454 डस्ट एंड एशेस। जब गॉड ऑफ लव का एक्सप्लोजन धीरे धीरे शांत हुआ तो चारों ओर सिर्फ राख और टूटे हुए पत्थर बचे थे। नैश किंगडम, जो कभी एक महान सभ्यता का प्रतीक था, अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। झांग यी ने इवैक्यूएट जोन से बाहर कदम रखा। हर दिशा में धुआं, जली हुई गंध और टूटे हुए हॉलवेज के निशान थे। उसने कम्युनिकेटर एक्टिवेट किया। म्यू येन, स्थिति रिपोर्ट करो। म्यू येन की आवाज क्रैकल होकर आई। सर, सभी यूनिट मेंबर्स सेफ है, लेकिन एक्सटर्नल सरफेस पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। टनल राउट कोलैप्स हो चुका है। झांग यी ने आसमान की ओर देखा। वो अब साफ नीला था, लेकिन उसमें कोई सुकून नहीं था। प्रिंस एनलेट गॉन, उसने खुद से कहा। बैरियल मास्टर वही खड़ा था, उसके चारों ओर जली हुई मिट्टी और पिघले हुए पत्थरों के बीच। उसका आर्मोर पूरी तरह से टूट चुका था और उसके हाथ में कोई वेपन नहीं बचा था। झांग यी उसके पास पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, कोई शब्द नहीं बोले। फिर बैरियल मास्टर ने कहा, अब हम वापस जा सकते हैं। झांग यी ने सिर हिलाया। मिशन कंप्लीट। चैप्टर 1455 अ पीस दैट वॉजंट रियल। बैरियल मास्टर और झांग यी साथ साथ सरफेस की ओर लौटे। रास्ते भर सिर्फ राख, टूटी हुई चट्टानें और कुछ बची खुची स्ट्रक्चर्स ही दिखाई देती थी। नैश किंगडम अब एक खाली नाम भर रह गया था। म्यू येन और बाकी मेंबर्स पहले ही ब्लिस्ड सिटी के सरफेस रिले पॉइंट पर पहुंच चुके थे। झांग यी के पहुंचते ही उन्होंने सैल्यूट किया। सर, इवैक्यूएशन और डेटा कलेक्शन दोनों पूरी हो चुकी है। बैरियल मास्टर ने बिना कुछ कहे हराइजन की ओर देखा। इतनी शक्ति से एक सभ्यता को मिटते देखना, ये कोई जीत नहीं लगती। झांग यी चुप रहा। फिर उसने कहा, पर अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो पूरी मानव सभ्यता खतरे में होती। बैरियल मास्टर ने धीरे से सिर हिलाया। मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी। झंग यी ने इंटेलिजेंस मॉड्यूल के जरिए ब्लिजर्ड सिटी HQ से संपर्क किया। टारगेट एलिमिनेटेड, सर्वाइवर्स अकाउंटेड फॉर, रिक्वेस्टिंग परमिशन टू रिटर्न। झू झेंग की आवाज आई। परमिशन ग्रांटेड, गुड वर्क एंड थैंक यू। कम्युनिकेटर बंद करते हुए झांग यी ने हराइजन की ओर देखा। स्नो अब भी गिर रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन वो जानता था, ये शांति असली नहीं थी। वो बस एक पॉज थी, एक नया तूफान आने से पहले। चैप्टर 1456 द सैक्रिफाइस।
दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से लौटने के बाद झांग यी शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था। आखिरकार उसने एक कठिन युद्ध का सामना किया था और अब उसे अच्छे आराम की जरूरत थी। हालांकि जब वो तियान्हे सिटी वापस लौटा तो ये सारी परेशानियां जैसे गायब हो गई। चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी ठंडी और क्रूर हो, उसका शरण स्थल साल भर गर्म और आरामदायक रहता था। वो एक मुलायम बड़े बिस्तर पर लेटा था, झोकोर और यांगशिया द्वारा एक साथ बजाई जा रही चार हाथों की पियानो धुन का आनंद ले रहा था, जो उसके शरीर की हर मांसपेशी को सुकून दे रही थी। ये एहसास उसे पूरी तरह मदहोश कर देने वाला था। अगले कुछ दिनों में उसने किसी भी अन्य घटना के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो बस जीवन का आनंद लेना चाहता था। हालांकि इस दौरान झू झेंग ने उसे कॉल किया और पूछा कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में क्या हुआ था। झांग यी ने ज्यादा कुछ नहीं छिपाया और उसे पूरे मामले की सामान्य प्रक्रिया के बारे में बता दिया। सुनने के बाद झू झेंग थोड़े से खिन्न हो गए। झांग यी, हम पुराने दोस्त हैं और अब तुम जियांगनान क्षेत्र के नंबर 1 कॉम्बैट फोर्स हो। जब तुम इतनी बड़ी चीज का सामना करते हो तो मुझे क्यों नहीं बताते? झांग यी मुस्कराया। अगर तुम साउथ वेस्ट रीजन की टेरिटरी में प्रकट हो जाते तो मुझे नहीं पता तुम कितनी बड़ी मुसीबत ले आते। ये मत भूलो कि 6 क्षेत्रों के बीच हस्तक्षेप की मनाही है। एक और बात थी जो उसने नहीं कही और वो उसका सबसे सच्चा विचार था। मौजूदा झोंगनान क्षेत्र में झू झेंग केवल इंटेलिजेंस और डेथ ऑफ लव जैसी एबिलिटीज के जरिए सीधे मदद कर सकते हैं। जहां तक कॉम्बैट की बात है, माफ करना, अब इप्सिलॉन से नीचे के जितने भी एलियंस हैं उनका कोई मतलब नहीं बचा। अब जब झांग यी ब्लैक चैरियट स्तर तक पहुंच चुका है तो वो कैप्टन लेवल के दर्जनों एलियंस को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता है। इन बातों को छोड़ो, झू झेंग बोले, क्या तुम्हें वहां गॉड सोर्स मिला? जब झू झेंग ने यह पूछा तो उनकी आवाज में थोड़ा उत्साह था। झांग यी के होंठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। तुम क्या सोच रहे हो? इस बार तो कई ताकतें इसमें शामिल थी और हम अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की एक बेहद ताकतवर शक्ति का सामना कर रहे थे। यहां तक कि डेथ ऑफ लव को भी बुलाया गया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे गॉड सोर्स लेने का कोई मौका मिला? झू झेंग ने हल्की सांस ली। ये सच है। आखिरकार ये कोई गोभी तो नहीं जो हर जगह मिल जाए। इस बातचीत से झू झेंग को ज्यादा कुछ उपयोगी जानकारी नहीं मिली। उसने धीरे से कम्युनिकेटर बंद किया और अपनी कुर्सी पर झुक गया, चेहरा गंभीर। खिड़की के बाहर की सफेद धूप धीमे से उसके चेहरे पर पड़ रही थी और जमीन पर उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। उसने दोनों हाथों से अपनी ठोड़ी को सहारा दिया। चेहरा वैसा ही कठोर जैसे सैकड़ों साल पुराना काला लोहा। यह बताना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। बगल में खड़ी सेक्रेटरी लान शिनकिंग धीरे से पास आई और बोली, झांग यी का तुम्हारे साथ चीजें छुपाना अब ज्यादा साफ नजर आने लगा है। झू झेंग ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास उसकी ताकत होती तो तुम भी इतने ही एरोगेंट हो सकते थे। लान शिनकिंग की आवाज एक पल को रुक गई। फिर झू झेंग ने गहरी सांस ली। कोई क्या कर सकता है? अब वही जियांगनान डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। ग्रेट म्यूटेशन के दौर के आने के बाद ये दुनिया पूरी तरह एलियंस के अधीन हो चुकी है। हमारा डेथ ऑफ लव वेपन भी पूरी तरह रिलायबल नहीं है। इसे मनमर्जी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लान शिनकिंग इस बात को नकार नहीं सकी। इप्सिलॉन की तो बात छोड़ो, एक टाइम पर तो बस गांव चांगकों की अगुवाई में आए एलियंस की एक टीम ही झू झेंग के कॉम्बैट कमांड सेंटर तक पहुंच गई थी। हमें अपना खुद का इप्सिलॉन चाहिए, लान शिनकिंग ने गंभीर स्वर में कहा। झू झेंग के होंठ थोड़े से उठे। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। चलो एक्सपेरिमेंटल सेंटर चलते हैं। दोनों नीचे उतर गए। ली लिंगशु की देखरेख में बना वैज्ञानिक शोध विभाग कॉम्बैट कमांड सेंटर से 200 मीटर नीचे था। एक सुपर मिलिट्री संस्थान। एक विशेष एलिवेटर के जरिए झू झेंग और लान शिनकिंग एक्सपेरिमेंटल सेंटर पहुंचे। ये एक विशाल सफेद इमारत थी।
एकदम किसी साईफाई फिल्म की तरह, जहां काले कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने एलियंस गार्ड पर तैनात थे। वे यूनिफॉर्म्स कुछ नए ही थे, ऐसे जो झांग यी ने कभी नहीं देखे थे। एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम, झू झेंग का आना यहां किसी को हैरानी नहीं देता था। एक शोल्डर लेंथ बालों वाली फीमेल रिसर्चर तुरंत सामने आई। कमांडर, उसने अभिवादन किया। झू झेंग ने सिर हिलाया। एक्सपेरिमेंट की प्रोग्रेस कैसी है? फीमेल रिसर्चर एक तरफ हट गई। सभी कुछ ओरिजिनल प्लान के अनुसार चल रहा है। मौजूदा स्पीड के हिसाब से सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 238 जल्द ही ब्रेक थ्रू करेगा। झू झेंग उसके साथ नैरो वाइट कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ा। बाहर से कुछ न दिखने पर भी इंटरनल इंटेलिजेंस सिस्टम कई बार उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर चुका था। अगर कोई अनोमली मिलती तो पावरफुल डिफेंस सिस्टम्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते। आखिरकार वे एक अत्यंत विशाल लैबोरेटरी में पहुंचे। ली लिंगशु, साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट की डायरेक्टर, एक सफेद कोट पहने हुए गंभीर एक्सप्रेशन के साथ एक बड़े कांच के विंडो के सामने खड़ी थी। उसके आसपास दर्जनों रिसर्चर्स अपने अपने टेस्ट बेंचेस और इंस्ट्रूमेंट्स पर बिजी थे। ली लिंगशु का ध्यान पूरी तरह सामने सस्पेंडेड कंटेनर पर था, मानो वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कृति को देख रही हो। झू झेंग धीरे धीरे उसके पास पहुंचे, हाथ पीठ पीछे रखे। तो कैसी लगती है तुम्हें? उन्होंने पूछा। वो एक बेहतरीन सब्जेक्ट है ना? ली लिंगशु ने उनकी उपस्थिति पर अब ध्यान दिया। वो अपने आप में परफेक्ट है। हम तो बस उसके जीन्स में छिपी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सोचो अगर हम ओरिजिनल मदर को ही ग्रो कर पाते, अब तक वो कितनी ताकतवर हो गई होती। झू झेंग थोड़ा भावुक हो गया। वो अब भी सोचता था, अगर युआन कोंगे झांग यी के हाथों ना मारा जाता तो क्या होता? मगर वो लीडर जो अनस्टेबल था, उतना आसान नहीं था कंट्रोल करना। जैसे कि ये सेमी फिनिश्ड क्लोन जिसे बिंगपा की मदद से बनाया गया था। उनके सामने 10 मीटर ऊंचा एक विशाल इंस्ट्रूमेंट था। उसके बीच के ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल कंटेनर में एक नग्न लड़की शांत अवस्था में सस्पेंडेड थी। उसके लंबे बाल ग्रीन फ्लूइड में सीवीड की तरह तैर रहे थे, जैसे कोई सफेद मछली किसी सी फूड कैन में बंद हो। कंटेनर से जुड़ी थी एक जटिल पाइप नेटवर्क, डेंस ट्यूब्स जैसे ऑक्टोपस की टेंटिकल्स जो मशीन से जुड़ी थी। ली लिंगशु ने अचानक हाथ हिलाया और डिसाइसिवली बोली, स्टार्ट करो। सभी एक्सपेरिमेंटर्स ने तुरंत अपनी मशीनों पर काम शुरू कर दिया। बूम! लैब की दोनों तरफ भारी मेटल प्लेट्स ऊपर उठने लगे। उनके पीछे दर्जनों छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स दिखाई दिए। ये कंटेनर्स थोड़े छोटे थे, लेकिन सभी में एक ही बात थी। ग्रीन लिक्विड में डूबे बेहोश इंसान, पुरुष, स्त्री, बूढ़े, जवान, सभी अचेत अवस्था में। ली लिंगशु ने हाथ हिलाया। पफ! एक कंटेनर में रखा व्यक्ति तुरंत खून के झाग में बदल गया। प्लाज्मा ने ग्रीन फ्लूइड को पूरी तरह एक अनकहे रंग में बदल दिया। पफ, पफ, पफ। कुछ ही क्षणों में सभी इंसान ऐसे ही नष्ट हो गए। झुयू के पीछे खड़ा विशाल मशीन डजन्स पाइप्स को एक्सटेंड करने लगा, जैसे किसी राक्षसी ऑक्टोपस के मुंह, और उन सबका कंटेंट एक एक करके खींचा गया झुयू के कंटेनर में इंजेक्ट करने के लिए। चैप्टर 1457, पावर कम्स फ्रॉम पीपल। झू झेंग का चेहरा उत्साह से चमक उठा जब उसने उस राक्षस जैसे मशीन को ऑपरेट होते देखा, जो दर्जनों लोगों से निकाले गए पदार्थ को ज़हू यू के कंटेनर में ट्रांसफर कर रहा था। क्या यह कोई महान कृति नहीं है? वो बुदबुदाया। नीचतम स्तर के प्रोवाइडर्स का उपयोग करके एक सुप्रीम बीइंग की पूजा की जाए, यही तो बायोलॉजिकल पॉपुलेशन की असली लॉजिक है। उसने आगे कहा, और देखो, अगर हम एलियंस को मारकर उनकी एसेंस एब्जॉर्ब करने की बजाय उन्हें जिंदा निचोड़े तो कन्वर्शन रेट और भी ज्यादा होता है। ये तो कमाल है। झू झेंग की मुस्कान धीरे धीरे विकृत हो गई और उसकी आंखों में पागलपन की झलक उभर आई। अब ज्यादा दूर नहीं है जब मेरे पास भी अपना एक इप्सिलॉन होगा। 2 दिन बाद
यांग शिनशिन ने झांग यी को ढूंढा और उसे पहली डीकोडेड जानकारी दी। मैंने किंग गीजर की कहानी को अच्छे से सॉर्ट कर दिया है भाई, तुम्हें यह जानकारी बहुत दिलचस्प लगेगी। काले लोलिता ड्रेस में सजी यांग शिनशिन झांग यी के बगल में आज्ञाकारी तरीके से बैठ गई। उसने अपनी नर्म गोरी सी हथेली को झांग यी के कंधे पर रखते हुए मुस्कराते हुए उसकी ओर देखा। झांग यी, जो कि घर के कैजुअल कपड़ों में था, सोफे पर क्रॉस लेग बैठा और यांग शिनशिन द्वारा भेजी गई जानकारी को उत्सुकता से पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो स्क्रीन पर नजरें दौड़ाता गया, उसकी आंखों में चमक भर गई और साथ ही वो भीतर तक चौंक गया। वो भावना जो कई दिनों से उसके मन को घेरे हुए थी, अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी। उसे बहुत सुकून मिला। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। किंग गीजर की जीवनी के अनुसार किंग गीजर और गुरु पद्म संभव के बीच कई बार बातचीत हुई थी, खासकर तंत्र में आस्था और अलौकिक शक्ति के विषय पर। जैसे कि बताया गया है, रीइंकार्नेशन असल में किंग गीजर की एक शक्ति है। वो असली पुनर्जन्म नहीं, बल्कि एक प्रकार की आस्था है जो तंत्र की मान्यता के जरिए भविष्य में एक उपयुक्त उत्तराधिकारी को चुनने की शक्ति देती है। यही कारण है कि अंत में जुएगवा और लुवाजुवा एक हो सके और दोनों ने तंत्र की शक्ति को एक्टिवेट किया। प्रिंस एनलेट से लड़ते समय जब फ्यूनरल मास्टर ने कहा कि वो गुरु पद्म संभव है, शायद इसका मतलब था कि गुरु पद्म संभव ने किंग गीजर को राक्षसी देश को दबाने में मदद की थी। और उस कथन का मतलब यह था कि झांग यी उसका नियत सहयोगी है। अगर कोई व्यक्ति उच्च स्तर का माइंड रीडर है, झांग यी बुदबुदाया, तो वो अपनी आस्था को खून या विश्वास के जरिए अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकता है। यांग शिनशिन उसके पास बैठी थी, घुटने मोड़े हुए, और उसके काले स्टॉकिंग्स वाले पैर हल्के से झूल रहे थे। मुझे सबसे दिलचस्प बात इन रिकॉर्ड्स में सुपर पावर्स और 9 मंजिला डीमन टावर के बारे में लगी। उसने झांग यी को मदद करते हुए जानकारी के जटिल पन्नों को पलटा और जरूरी हिस्सा दिखाया। किंग गीजर और गुरु पद्म संभव की समझ के अनुसार सुपरनेचुरल लोग एक विशाल ट्राइब से जन्म लेते हैं। जितने ज्यादा ट्राइब्स होते हैं, उतनी ही ज्यादा कलेक्टिव आस्था होती है, और ये कलेक्टिव फेथ एक व्यक्ति पर कन्वर्ज होती है, जो फिर बनता है चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, उस समय के स्नोई प्लेटो में डीमन किंगडम पूरे क्षेत्र पर शासन करता था और लोगों को गुलाम बना रखा था। तब किंग गीजर का जन्म हुआ। वो इसी कलेक्टिव फेथ की प्रेरणा से पैदा हुआ था और उसके पास इतनी ताकत थी कि वो उस साम्राज्य को उखाड़ फेंक सका। झांग यी ने जब ये सुना तो उसे अपने आसपास देखे गए अनेकों सुपरनैचुरल्स की याद आई, लेकिन उसने सोचा, इस पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में क्या लोगों की आस्था इतनी मजबूत है कि इतनी बड़ी संख्या में एलियंस पैदा हो सके? उसने सिर हिलाया। मुझे एलियंस के बारे में उतना नहीं पता, लेकिन ह्यूमंस को तो जानता हूं। उनका बिलीव बस इतना है कि वे खुद को जिंदा रख सकें। वो दूसरों को ताकतवर बनने और फिर खुद को मारने की दुआ नहीं करेंगे। ये पूरी तरह उस केओटिक प्राचीन युग से अलग है। आज के लोग ज्यादा रैशनल और सेल्फिश हो चुके हैं। यांग शिनशिन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर उसने 9 मंजिला डीमन टावर की ओर इशारा किया। मुझे उनके विवरण में कुछ क्लूज दिखे हैं। उसने किंग गीजर और गुरु पद्म संभव द्वारा की गई डीमन टावर की वर्णना दिखाई। ये डीमन किंगडम के युग में बना था। वहां के हाई प्रीस्ट ने डेविल की इच्छा के अनुसार एक ऊंचा टावर बनवाया, जहां लोगों को बलिदान दिया जाता था, खून और मांस से। सबसे उच्च स्तर का बलिदान वो व्यक्ति था जिसमें स्पेशल टैलेंट हो। उसका खून चढ़ाया जाता, त्वचा और हड्डियों से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते ताकि डीमन गॉड को प्लीजिंग लगे। रक्तपात से उसकी भक्ति प्रकट होती थी। सीधी बात, हर डीमन टावर के निर्माण में अनगिनत लोगों की मौत होती थी। शिनशिन, तुम्हारा क्या मानना है? झांग यी ने पूछा। यांग की आंखें गहरी हो गई और उसके होठों की मुस्कान और भी रहस्यमय हो गई।
मेरा अनुमान है वो शक्ति मानव हृदय से आती है। उसने अपने सीने पर हाथ फेरा, जो अब थोड़ा सपाट लग रहा था। भाई, क्या तुम्हें याद है विदा लेते समय जुएगवा ने तुमसे क्या कहा था? झांग यी ने वो क्षण याद किया और बुदबुदाया, इस दुनिया में कभी कोई पुनर्जन्म नहीं रहा, नहीं कोई फेत की शक्ति। जो कुछ है वो है बस इंसानी दिल। उसे अचानक एहसास हुआ। तुम कहना चाहती हो कि तथाकथित सुपर पावर इंसानी दिल की शक्ति से उत्पन्न होती है? यांग शिनशिन ने जवाब दिया। ये बात थोड़ी दार्शनिक है और पूरी तरह समझाना मुश्किल है, लेकिन हम मान सकते हैं कि इंसानों में एक विशेष एनर्जी होती है। व्यक्ति स्तर पर वो बहुत कमजोर होती है, लेकिन चूंकि मानव जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे पैदा होते हैं जिनमें ये एनर्जी ज्यादा होती है। वे लोग जनजात एलियंस होते हैं। पहले हम उन्हें सुपर पावर्स समझते थे। झांग यी ने सिर हिलाया। अब उसके भीतर बातें साफ होने लगी थी। तो ये 9 मंजिला डीमन टावर या अंडरग्राउंड दुनिया का पर्पल पिरामिड असल में एनर्जी कलेक्टर्स है। उनका अस्तित्व सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों से ये स्पेशल एनर्जी कलेक्ट की जा सके। रक्तपात के जरिए लोगों की हत्या से वो एनर्जी रिलीज होती है और फिर जो उसे एब्जॉर्ब करता है वो एलियन बन जाता है। मतलब दुनिया के अंत के बाद इतनी बड़ी संख्या में एलियंस के पैदा होने का कारण यही है। जितने ज्यादा लोग मरते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और जो बचे लोग हैं उनमें म्यूटेशन की संभावना बढ़ जाती है और वे और ज्यादा ताकतवर बनते हैं। यांग शिनशिन ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। वो अपनी टांगों को गले से लगाकर सोफा पर बैठ गई और एक ओर झुककर झांग यी की तरफ देखा। भाई, तुम बहुत समझदार हो। ये एक्सप्लेनेशन हमारे अब तक के अनुभव से पूरी तरह मेल खाता है, लेकिन शायद सच इतना सीधा नहीं है। हमें और जानकारी की जरूरत होगी ताकि हम सच्चाई को पूरी तरह समझ सकें। चैप्टर 1458 मेकर स्लेट। जैसे जैसे यांग शिनशिन के साथ बातचीत गहराती गई, झांग यी को इस दुनिया में मौजूद सुपरनेचुरल शक्ति और अंत का युग आने की वजह से और भी ज्यादा आश्चर्य और आदर महसूस होने लगा। शुरुआत में वह सोचता था कि ये सब बस एक संयोग है, लेकिन जैसे जैसे वो इस दुनिया को और बेहतर समझने लगा, उसकी खुद की अज्ञानता उसे साफ दिखने लगी और वो भय और श्रद्धा से भर गया। एक बार एक महान विद्वान ने कहा था, मानव ज्ञान एक वृत्त की तरह होता है। वृत्त के अंदर वो क्षेत्र होता है जो हम समझते हैं और बाहर होता है अज्ञात। इसलिए जितना बड़ा ज्ञान उतना बड़ा अज्ञान का एहसास। झांग यी ने अपनी ठोड़ी पकड़ी और बीते अनुभवों को सोचते हुए अचानक एक साहसिक अनुमान लगाया। अगर प्राचीन भूमिगत सभ्यता इंसानों के शरीर से विशेष ऊर्जा को निकालकर उसे बलिदान की आत्मा और गॉड सोर्स में बदल सकती है, तो क्या हम इंसान भी वही कर सकते हैं? उसने यांग शिनशिन की ओर देखा। देखो, नैश जैसी पिछड़ी सभ्यता जिसने विज्ञान को कभी नहीं अपनाया, उसके पास भी एक 9 मंजिला डीमन टावर था जो एनर्जी गैदर कर सकता था। तो हमारी मौजूदा ह्यूमन टेक्नोलॉजी से तो ये और आसान होना चाहिए, है ना? यांग शिनशिन की गहरी रत्न जैसी काली आंखों में अजीब सी चमक आई। भाई, ये वाकई में संभव है और शायद जब हमने ये सोचना शुरू किया तब तक कई शक्तिशाली ताकतें पहले ही ऐसे एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर चुकी होंगी। पर तुम समझते हो ना, इसकी पहली शर्त क्या है? झांग यी को जिशन बेस की याद आई, जिसने दुनिया के अंत के शुरुआती दिनों में ही मानव प्रयोग शुरू कर दिए थे। तो आज जब 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो क्या कुछ और नहीं हुआ होगा? उसकी आंखें चौंक कर खुल गई। अगर सुपर पावर्स असल में जीवन ऊर्जा है, तो उन्हें पाने के लिए मास किलिंग जरूरी है। यांग शिनशिन ने सिर हिलाया। इस संभावना को हम नकार नहीं सकते, भाई। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और अज्ञात भविष्य का सामना करना पड़ता है, हमें भी ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन जो भी आज तक जिंदा है, वो भी उतनी ही मेहनत कर रहा है खुद को जिंदा रखने और ताकतवर बनने में।
झांग यी ने धीरे से थूक निकला। यहां तक कि वे अस्तित्व भी, जिनसे मैं पहले तुलना नहीं कर सकता था, अब और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, जैसे अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर या लोंगजी। दोनों के विश्लेषण के बाद एक निष्कर्ष सामने आया। ये दुनिया अब भी बेहद खतरनाक है। हालांकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, ये सब सिर्फ अंदाजे थे। मगर एक बार ये संभावना बन गई तो अब उसे नजरअंदाज करना मौत को बुलाने जैसा होगा। क्योंकि अगर ये सच हुआ तो एक दिन एक ज्यादा ताकतवर ताकत उन्हें बस किसी भी मामूली कारण से मिटा सकती है। उसे झांग यी का दुश्मन होने की भी जरूरत नहीं। झांग यी ने माथा रगड़ा। शुक्र है हमने कभी ढील नहीं दी। इस बार हमें जो मिला है उससे मैं एक और इप्सिलॉन लेवल एलियन बना सकता हूं, और सेंटिपेड फार्म का उपयोग करके मैं डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स को भी और मजबूत बना सकता हूं। एक दिन आएगा जब मेरे पास पूरी तरह कैप्टन लेवल एलियंस की टीम होगी। बस एक बात का दुख है, हमें अब तक ये नहीं पता कि अंडरग्राउंड दुनिया की वो ताकतवर रेसेस असल में है क्या। उनके पास इतनी शक्ति है, फिर भी वो जमीन के नीचे क्यों रहते हैं? इसका जवाब हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक नैश किंगडम से मिली जानकारी पूरी तरह डेसिफर न हो जाए। उसी समय झूकिर लिविंग रूम में आया और मुस्कुराते हुए बोला, ऑपरेशन तैयार है, कैदियों पर कब शुरू करें? झांग यी ने अपना सिर पीट लिया। अरे, मैं तो उस बंदे को भूल ही गया था। दक्षिण पश्चिम यात्रा में उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ था। उसमें एक जिंदा व्यक्ति भी शामिल था। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल का एक सदस्य, ग्रीन नाइट बॉस। उसका एबिलिटी इंडेक्स ज्यादा नहीं था, एक डेल्टा लेवल म्यूटेंट भर, लेकिन उसकी शक्ति बहुत रेयर थी। प्लांट बेस्ड एबिलिटी, जिसे एक वेपन में बदला जा सकता है। ट्री स्वॉर्ड की क्षमता को भी यूजर के लेवल के अनुसार एनहांस किया जा सकता था। झांग यी ने तय कर लिया था, बॉस को एक वेजिटेबल बना देगा, बिना दिमाग वाला, और फिर उसे अपने साथ रखेगा प्रयोग के लिए, उसके खुद के अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देने और शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए कंट्रोल करने के लिए। उसे झूकिर की जरूरत थी। झांग यी उठ खड़ा हुआ और यांग शिनशिन का हाथ पकड़कर खींच लिया। लेकिन उससे पहले मैं राउंड टेबल और ब्रिटानिया की वर्तमान स्थिति जानना चाहता हूं। यांग शिनशिन साथ थी, तो यह जरूरी था कि पहले बॉस से पूरी जानकारी खींची जाए। इंटेलिजेंस दुनिया के अंत के बाद सबसे कीमती रिसोर्सेज में से एक था। तीनों बेसमेंट में पहुंचे और एक भारी मेटल डोर खोला। बॉस को कंपाउंड 3 इंजेक्ट किया गया था और वो एक एलॉय चेयर से स्ट्रैप से बंधा हुआ था। दरवाजा खुलते ही बॉस ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने झांग यी को घूरा, मॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ। केओस, तुम्हारे किसी सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। झांग यी मुस्कराया। मैंने पूछा भी कब? बॉस ने छाती तान ली। मैं राउंड टेबल का गौरवशाली नाइट हूं। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी जुबान नहीं खोल सकते, झांग यी ने नाक खुजाते हुए कहा। तो फिर मैं पूछूंगा ही नहीं। उसने यांग शिनशिन की तरफ देखा। शिनशिन, तुम जाओ। यांग शिनशिन ने मुस्कुराते हुए अपना दाया हाथ उठाया। डिजायर एंजल उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ, अपनी विशाल 6 पंख फैलाते हुए। अगले ही पल बॉस की आंखों में गहरी आसक्ति झलकने लगी। मेरी रानी, कृपया इस गंदे सुअर पर अपनी इच्छा थोप दीजिए। झांग यी ने तुरंत यांग शिनशिन को कहा। अब पूछो राउंड टेबल और ब्रिटानिया के बारे में जो भी जरूरी जानकारी है। बॉस ने हर चीज बता दी जो उसे पता थी। सुनकर झांग यी स्तब्ध रह गया। ब्रिटानिया को कभी वो साम्राज्य जिस पर सूरज कभी नहीं डूबता कहा जाता था। सदियों तक वो दुनिया पर राज करता रहा। बाद में भले ही उसका स्वर्णकाल बीत गया हो, पर उसकी नींव आज भी मजबूत थी। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था संस्कृति का क्षेत्र, कल्चरल फील्ड। बॉस के अनुसार दुनिया के अंत से बहुत पहले ही ब्रिटानिया ने पूरी दुनिया से कल्चरल रेलिक्स लूटकर रहस्यमय ज्ञान, मिस्टिसिज्म का बड़ा भंडार बना लिया था।
इससे उन्हें पता चल गया था कि दुनिया का अंत आना तय है, और बॉस की बातों से झांग यी को एक नया शब्द सुनने को मिला, द डे ऑफ डिप्राविटी, विकृति का दिन। ये जानकारी उन्हें उस पत्थर की पटिया से मिली थी जो ईस्टर्न भारत कंपनी ने एक एंशिएंट मंदिर में खोजी थी जब उन्होंने भारत को कॉलोनाइज किया था। नाकल स्लेट, यांग शिनशिन ने धीरे से कहा, मैंने इसके अस्तित्व के बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उम्र 1 मिलियन साल से भी ज्यादा है, और इसमें जो भाषा दर्ज है वो आज की किसी भी नोन सिविलाइजेशन से नहीं जुड़ती। चैप्टर 1459, एक्सट्रैक्टिंग इंटेलिजेंस। बॉस कोई स्कॉलर नहीं था, और जो जानकारी उसके पास थी वो बस दूसरे लोगों से मिली कुछ स्कैटर्ड फ्रैगमेंट्स थे। लेकिन ये फ्रैगमेंट्स ही ज़ोंग यी की इमेजिनेशन को अनगिनत दिशाओं में ले जाने के लिए काफी थे। एक देश की ताकत वाकई जबरदस्त होती है। भले ही मैं अब ब्लैक चैरियट लेवल एलियन बन चुका हूं, लेकिन इस मामले में मैं अभी भी उनसे बहुत पीछे हूं। ज़ोंग यी ने सोचा, दुर्भाग्य से शेंगजिंग रीजन से फिलहाल ऐसी जानकारी पाने की उम्मीद नहीं थी। यांग जिंगसन ने झांग यी से कहा, इस क्षेत्र में हुआशु देश ब्रिटानिया से काफी पीछे है। बहुत से प्राचीन दस्तावेज और रेलिक्स अब मौजूद ही नहीं है, और जो बचे हैं वो भी ज्यादातर ब्रिटानिया के म्यूजियम में रखे हैं। झांग यी की भौहें उठीं और उसने बोस की ओर एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देखा। लगता है अगर मौका मिला तो ब्रिटानिया जाकर हमें वो चीजें वापस लानी चाहिए जो हमारी है। बोस ने फिर यांग जिंगसन के सवालों के जवाब बड़ी श्रद्धा से देना जारी रखा। ब्रिटानिया की नेशनल स्ट्रेंथ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही उनका लैंड एरिया बहुत बड़ा न हो, लेकिन उनकी जड़ें बहुत गहरी है। दुनिया के अंत के लिए उन्होंने पहले से अच्छी तैयारी कर ली थी, इसलिए जो नुकसान उन्हें हुआ वो कंट्रोल्ड था। ज्यादातर मरने वाले आम नागरिक थे जिन्हें उनकी अपर लीडरशिप पहले से ही एलिमिनेट करना चाहती थी। जहां तक डेथ ऑफ लव की बात है, उनके पास इसका उतना ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक पाइल है जितना कि हुआशु किंगडम के पास। ये पुराना साम्राज्य आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। भले ही हुआशु किंगडम से कमजोर हो, लेकिन टॉप रैंकिंग पावर्स में जरूर आता है। तो नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल का क्या? झांग यी ने पूछा। डेप्यूटी लीडर तो लांसलॉट है, बाकी टीम के बारे में भी बताओ। बॉस ने धीरे धीरे बाकी 12 नाइट्स का परिचय दिया। राउंड टेबल में कुल 13 सदस्य हैं। इस बार बर्फीले पठार पर सिर्फ 6 आए थे, बाकी 7 है। किंग आर्थर, लीडर आर्थर पेंड्रैगन, सेक्रेड नाइट, पर्सिवल आयरन नाइट, के सन नाइट, गवाई मॉर्निंग नाइट, ट्रिस्टन पर्पल सिल्वर नाइट, बेदिवेरे लॉयल नाइट, गहेरिस अन्य नाइट। इसके अलावा एक और ताकतवर इंसान है जो नाइट से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसका दर्जा किंग आर्थर के ठीक नीचे आता है, कोर्ट मैजिशियन मर्लिन। ये लोग और साउथ वेस्ट से आए 6 लोग मिलाकर ब्रिटानिया के सबसे ताकतवर एलियंस हैं। उनकी ताकत कितनी है? झांग यी ने गंभीरता से पूछा। बॉस बोला, ऊपर बताए गए 6 नाइट्स लांसलॉट को छोड़कर हमसे ज्यादा ताकतवर है, और मर्लिन तो लांसलॉट से भी ज्यादा ताकतवर है। कुछ महीनों पहले लांसलॉट ने उसे चैलेंज किया था, लेकिन हार गया। ज़ोंग यी ने गौर किया कि बॉस ने किंग आर्थर के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो वो बोला, और तुम्हारे किंग की ताकत किस लेवल पर है? बॉस का चेहरा श्रद्धा से भर गया। किंग की ताकत इतनी ज्यादा है कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो हमें अंडरग्राउंड सीक्रेट रियल में 2 बार ले गया और वहां से सीक्रेट ट्रेजर्स लाने में कामयाब हुआ। एक बार लांसलॉट ने उनसे स्वॉर्ड्समैनशिप में मुकाबला करने की कोशिश की, पर सिर्फ एक वार में किंग ने उसे हरा दिया। ज़ोंग यी की आंखें गहरी हो गई। ब्रिटानिया का सबसे ताकतवर इंसान, जिसने पूरे साम्राज्य की ताकत अपने पीछे कर ली है, उसका सामना करना आसान नहीं होगा, और वो भी तब जब लांसलॉट ने अभी तक काइल्डोन का ओरिजिन भी हासिल नहीं किया था। फिर भी उसे हरा दिया गया। मतलब
किंग आर्थर का पावर इंडेक्स कम से कम 25,000 पॉइंट होगा। जोंग यी जब फ्यूचर में किंग आर्थर से टकराव की पॉसिबिलिटी सोच रहा था, तभी बॉस की अगली बात ने उसे हैरान कर दिया। किंग आर्थर, वो हमारे लेवेंट फैमिली का गौरव है। वो मेरा सबसे बड़ा भाई है। बॉस की आवाज में बहुत भावनात्मक गर्व था, जैसे किसी भगवान का नाम ले रहा हो। जोंगी ने तेजी से उसकी ओर देखा। ओह, तो तुम किंग आर्थर के एक छोटे भाई हो? ये 12 नाइट्स और मर्लिन अपने नामों से असली नाम नहीं थे, बल्कि कोड नेम्स थे, जैसे झांग यी का केओस। बॉस ने बताया कि वो और किंग आर्थर दोनों लेवेंट फैमिली से हैं। अब समझ आया, जोंग यी ने सोचा। लांसलॉट बॉस को जबरदस्ती साथ क्यों ले जाना चाहता था? झू क्यूआ ने धीमे स्वर में पूछा, अगर उसका भाई ब्रिटानिया का सबसे ताकतवर इंसान है, तो क्या हमें उसे वापस भेज देना चाहिए? वरना भविष्य में यह परेशानी बन सकता है। जोंगी सामान्य तौर पर ऐसे लोगों से नहीं उलझता था जिनसे वो निपटने में कॉन्फिडेंट न हो, लेकिन इस बार उसने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं इस बंदे को वापस नहीं भेजूंगा। झू क्यूआ और यांग जिंगसन दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ चीजें होती हैं जिनमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। जोंग यी बोला, ब्रिटानिया के लोग हुआशू की टेरिटरी में घुस आए हैं। अगर मैं उन्हें वापस भेज दूं, तो मेरी इज्जत नहीं, मेरे पुरखों की भी बेइज्जती होगी। बॉस ने उसकी ओर रिजेंटमेंट भरी नजरों से देखा। आखिरी सवाल, ब्रिटानिया ने कौन से सीक्रेट रिल्म्स खोजे हैं? जोंग यी को यूरोप के करंट हालात नहीं पता थे। बॉस ने जवाब दिया, हमने अटलांटिस के रूइंस खोजे हैं, और किंग आर्थर ने नोटर डेम दे पेरिस के कॉर्प्स केव की एक्सपेडिशन भी लीड की थी। फिर क्या हुआ? झांग यी ने पूछा। बॉस ने गहरी सांस ली। मानव जाति की वर्तमान ताकत उन अज्ञात शक्तियों के सामने अभी भी बहुत कम है। नैश किंगडम तो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस में सबसे कमजोर थी। प्रिंस एनलेट के जैसे भयावह अस्तित्व के बावजूद फिर भी वहां जीत की एक उम्मीद थी। लेकिन अटलांटिस और पेरिस वाली 2 एक्सपेडिशंस में तो हम और खुद किंग आर्थर भी मरते मरते बचे। वो पावरलेसनेस और डिस्पेयर मैं जिंदगी में दोबारा नहीं सहना चाहता। लेकिन उन्होंने वहां से गॉड सोर्स जैसे अनमोल ट्रेजर्स भी हासिल किए थे। जोंग यी ने सोचा, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस इस गॉड सोर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते क्या? नैश किंगडम तो इसे सजावट की तरह यूज कर रही थी। क्या इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? बॉस अब ज्यादा जानकारी नहीं दे पाया। जोंग यी ने झू क्यूआ से कहा, अब इस पर ऑपरेशन करो। मुझे बस एक ह्यूमन शेप्ड स्वॉर्ड चाहिए। झू क्यूआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि सिर्फ इसका कॉन्शियसनेस खो जाएगा, बाकी सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस काम करते रहेंगे। ये पहले की तरह लेवल भी गेन कर सकता है, जिससे तुम्हारा वेपन और भी ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। चैप्टर 1460 फेट इज हार्ड टू डिफाई। जोंग यी की प्लान सुनकर बॉस पूरी तरह डर गया। उसने माफी मांगी, नहीं, मुझे मत मारो, मैं बहुत आज्ञाकारी हूं। मैं आगे से तुम्हारे साथ रहूंगा, बिग ब्रदर, बस मुझे एक मौका दे दो। जोंग यी ने सिर हिलाया, छोड़ो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं ठीक से, तुम मर ही जाओ, यही बेहतर है। उसने बॉस की दयनीय चीखें अनसुनी कर दी और उसे काम करने का इंजेक्शन दे दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीच में कोई परेशानी न हो, झंग यी ने अंकल वायु को बुलाया ताकि वो झू क्यूआ के साथ मिलकर ऑपरेशन पूरा कर सके। आधे दिन से भी कम समय में झू क्यूआ एक जिंदा लाश को झंग यी के सामने ले आया। सिर्फ एक शरीर बचा था। बॉस अब ऑफिशियली डेड था, लेकिन उसका शरीर अभी भी जिंदा था। इस समय वो एक असल में बेहोश व्यक्ति बन चुका था। मतलब एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सांस ले सकता है, बाकी कुछ नहीं। झू क्यूआ मुस्कुराते हुए बोला, अब बस इलेक्ट्रिक करंट से इसके ब्रेन नर्व्स को कंट्रोल करना है और इसका शरीर नॉर्मल लोगों की तरह रिएक्ट कर सकता है। हां, इसे मलमूत्र तो होगा, लेकिन वो भी न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के जरिए मैनेज हो जाएगा। झंग यी ने सिर हिलाया और म्यू यान को कहा
कि बॉस को शैडो स्पेस में ले जाए। हालांकि वो ब्रेन डेड था, लेकिन फिर भी उसे सीधे स्पेस में कलेक्ट करना आसान नहीं था। झंग यी को अब वेग अंदाजा हो चला था कि किन फैक्टर्स के आधार पर कोई चीज स्पेस में कलेक्ट हो सकती है। शायद ये किसी सुपरनैचुरल पावर या ह्यूमन एनर्जी से जुड़ा है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी था। सबको पता था कि झंग यी को नैश कंट्री से एक से ज्यादा सोर्स ऑफ गॉड मिले हैं। हालांकि किसी ने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके मन में वही चाहत थी, क्योंकि इप्सिलॉन बनने के बाद जो डिवाइन जैसी पावर मिलती है, उसका नशा अब सबको लग चुका था। लेकिन कोई भी पहले बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको यकीन था झंग यी समझता है कि कौन इस चीज के लिए सबसे योग्य है। करंट स्थिति को देखते हुए जोंग यी की पर्सनल फाइटिंग टीम में लाइंग वायु सबसे उपयुक्त चॉइस थी। झंग यी ने लंबा सोचने के बाद लाइंग वायु और लियू कोरन के बीच लाइंग वायु को चुना। लियू कोरन की पावर इंडेक्स अभी तक 9,900 पॉइंट्स भी पार नहीं हुई थी। मतलब अगर उसे सोर्स ऑफ गॉड दी जाती तो उसे इप्सिलॉन बनने में बहुत वक्त लगता। लेकिन लाइंग वायु पहले से ही काफी हाई लेवल पर थी और एक एक्सट्रीम स्टेट में थी। बस एक चांस की देर थी और वो इप्सिलॉन में ब्रेक थ्रू कर जाती। इस तरह जोंग यी की टीम में 3 इप्सिलॉन लेवल एलियंस हो जाएंगे और ये दुनिया के लिए एक डरावना नंबर है। अगर ये बात फैलती तो पूरी दुनिया में जलन मच जाती। हालांकि नंबर से अलोन कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं आता, लेकिन नए बने हुआ और क्वासी इप्सिलॉन लाइंग वायु मिलकर एक मैसिव 18000 प्लस वाइट चैरियट लेवल के बराबर टीम बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर में ये सब और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। बस शर्त है कि वो जिंदा रहें और लगातार लड़ते रहें। बाकी बची हुई 1/3 सोर्स ऑफ गॉड की फ्रैगमेंट झंग यी ने लियू कोरन को दी। दोनों को सोर्स ऑफ गॉड मिलने के बाद उनकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। लाइंग वायु ज्यादा कुछ बोले बिना फर्म एक्सप्रेशन के साथ चली गई, ताकि वो सोर्स की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके और जीन लॉक के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ सके। लियू कोरन की आंखों में तो आंसू आ गए। भाई, ये चीज बहुत कीमती है। मुझे डर है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। झंग यी ने जवाब दिया, भले ही तुम सीधे लड़ाई में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन हम में से कोई भी तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। तुमने जो वेपन्स बनाए, जो आर्मो तैयार किया और जो स्मार्ट डिवाइसेस डेवलप किए, वो हमारे लिए बहुत मददगार रहे हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं कि तुम भी पावरफुल बनो। ये हम सब के लिए अच्छा होगा। लियू कोरन ने सोर्स की फ्रैगमेंट को कसकर पकड़ा और जोर से सिर हिलाया। भाई, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। जैसे ही लियू कोरन और लाइंग वायु निकल गए, झंग यी कुछ सोचने लगा, लेकिन फिर उसने चुप रहना बेहतर समझा। शायद हर किसी की सिचुएशन मेरी जैसी नहीं होती, उसने सोचा। झंग यी ने खिड़की की तरफ मुड़कर देखा, जहां बाहर अब भी बर्फ गिर रही थी। उसने अनजाने में अपना माथा मसल लिया। वो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। ब्लैक चैरियट बनने के बाद ले की जो पावर थी, वो धीरे धीरे अब झंग यी एब्जॉर्ब कर रहा था। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से जब ले की सारी पावर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसका एबिलिटी इंडेक्स करीब 22,000 पॉइंट्स पहुंच जाएगा। ये एक ऐसा नंबर था जो उसे बहुत उत्साहित करता था। लेकिन इसके साथ साथ जो सपनों में आवाज आती थी, वो अब और भी साफ सुनाई देने लगी थी। अब उसने इस स्ट्रेंज सिचुएशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि सपनों की वो आवाज क्या है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत अपना, बहुत करीबी इंसान उसे कोई प्राचीन कहानी सुना रहा हो। शेनयांग, ये एक बेहद अंधेरी जगह थी, जैसे कोई ठंडी और सूखी गुफा। कोई हवा नहीं थी, लेकिन कभी कभी अंदर से भारी सांसों की आवाजें आती थी, जैसे कोई तूफान या बिजली गरज रही हो। अचानक दूर से रोशनी आने लगी और 2 फिगर्स धीरे धीरे पास आने लगे। अंधेरे में एक विशाल पंजा धीरे धीरे खींचा गया। सिर्फ एक पल के लिए किसी ने उस पंजे को देखा और उसमें ब्लैक आयरन जैसी ठंडक और सॉलिडिटी महसूस की।
उस मॉन्स्टर ने अपनी आंखें खोली, खून जैसी लाल आंखें। हैरानी की बात यह थी कि उसमें ज्यादा गुस्सा या हत्या की मंशा नहीं थी, बल्कि सिर्फ बोरियत थी। जैसे न्यूकमर से वो इरिटेट हो रहा हो। दो लोग उसके पास पहुंचे, लेकिन लाइट डार्कनेस के भीतर मिक्स नहीं हो पा रही थी। जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे रोक रही हो। जैसे वो खुद नहीं चाहता कि कोई उसे देखे। वहां खड़े दो इंसान, एक आदमी और एक औरत, एक लंबा, एक छोटा। आदमी ने एक लैंप पकड़ा हुआ था और औरत ने काले क्लोक में अंधेरे की ओर देखा और धीरे धीरे बोली, अंडरग्राउंड सिग्नल्स और भी ज्यादा क्लियर होते जा रहे हैं। हमारे पास कितना टाइम है? मॉन्स्टर ने आलस से उसकी ओर देखा और फिर बोला, और उसकी आवाज इंसानों जैसी थी, ज्यादा समय नहीं है। ये एक रीइंकारनेशन है और अब ये तुम्हारी जेनरेशन की बारी है। औरत ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। उसने फिर पूछा, क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? मॉन्स्टर के मुंह से एक तिरस्कार भरी हंसी निकली। असंख्य सालों से इंसानों की हर जेनरेशन यही करना चाहती थी, लेकिन बिना किसी एक्सेप्शन के हर कोई फेल हुआ। तुम्हें याद रखना होगा, जिससे तुम लड़ने जा रहे हो वो एक ऐसी एंटिटी है जिसे तुम देखने के भी लायक नहीं हो। तो तुम उससे मुकाबला कैसे करोगे? औरत अब चुप हो गई थी। हालांकि उसने इस जवाब की उम्मीद की थी, लेकिन फिर भी यह कड़वा सच उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। उसने अचानक सिर उठाया और डार्कनेस में सीधा देखा। तुम्हारी ट्राइब का सबसे ताकतवर गॉड भी कभी उससे नहीं मिल पाया, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। कैगागोस,